वो प्रेत उसके सामने खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी और उसे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पर। जैसे ही वो छत से कूदने वाला था कि उसके दोस्त ने नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं जो आपको सुनने में बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो जुड़े रहें इस चैनल से और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपना प्यार इस चैनल पर इसी तरह से बनाए रखें। साहिल और रोहित दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं। कह लीजिए कि दोनों जिगरी यार हैं। इस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है वर्षा, और वर्षा का रोहित पर पहले से ही क्रश है। वो उसे मन ही मन जब से ये कॉलेज में आया है तब से ही पसंद करती है, लेकिन कभी कहने की जैसे तो हिम्मत नहीं हुई। सारी कॉलेज की लड़कियां रोहित पर मरती है तो कहीं वो मेरा ऑफर ठुकरा ना दे, इस कारण वो अपने प्यार को मन में ही दबा कर रखती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो हिम्मत करके रोहित को प्रपोज कर ही देती है। वर्षा अपने प्यार का प्रस्ताव रोहित के आगे रखती है, लेकिन रोहित उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से जैसे तो उसे मना कर देता है, लेकिन वर्षा का दिल इस हद तक टूट जाता है कि वो लगभग एक हफ्ते तक कॉलेज ही नहीं आती और घर में लगातार रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती, क्योंकि रोहित पर उसका इतना ज्यादा क्रश था। वो चाहती थी कि रोहित से उसकी फ्रेंडशिप हो और शादी भी हो। वर्षा इस बात से काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। एक हफ्ते तक जो है कॉलेज में नहीं आती, घर पर वो रोना धोना करती है और अचानक से एक हफ्ते के बाद जो है वो कॉलेज में आती है और कहती है कि आज उसका बर्थडे है। सभी को चॉकलेट, कुछ बिस्किट्स, जैसे तो उसका बर्थडे है तो सब लोगों को ट्रीट दे रही होती है। अब बारी आती है रोहित की, तो वो रोहित के लिए एक लड्डू लेकर आई होती है। रोहित बिना सोचे समझे उस लड्डू को खा जाता है और लड्डू के खाते ही रोहित के साथ क्या होता है ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लड्डू खाने के कुछ ही समय बाद वर्षा और रोहित को साहिल एक बेंच पर बैठकर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए देखता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी पिछले हफ्ते ही तो वर्षा ने इसे प्रपोज किया था और इसने मुझे भी बताया था कि वर्षा में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिर 10 ही दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों मतलब इतनी चोंच लड़ा रहे हैं, इतने हंसी खुशी तरीके से बात कर रहे हैं। अब साहिल के जो है दिमाग में इस तरह से एक डाउट होता है कि क्यों ना रोहित से पूछ ही लिया जाए। अब जो रोहित है वो समझो अपनी सुध बुध में ही नहीं है और साहिल को भी कुछ नहीं बता रहा है। साहिल से तो जैसे वो ज्यादा बात करना जरूरी ही नहीं समझ रहा, वो सिर्फ वर्षा की ही आंखों में जैसे तो खोया हुआ है और उसी से बात कर रहा है। साहिल को रोहित का ये बर्ताव जरा ठीक नहीं लग रहा था। वो रोहित से पूछ ही लेता है कि क्या बात है, वर्षा से आजकल तू ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रहा है और जब से तू उसके साथ बातचीत करने लगा है हमसे तो जैसे बात ही नहीं करता। तो रोहित जो होता है एकदम से साहिल को पीछे हटाते हुए कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जैसे तो रोहित बेहद ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब जो ये साहिल होता है ये हनुमान जी का भक्त होता है और एक मंदिर होता है जिसमें पुजारी जी होते हैं। उनसे अक्सर मतलब अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में पूछ लिया करता है कि क्या चल रहा है। तो ये मंदिर जाता है और उन बाबा जी से बात करता है और रोहित के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था कि एक हफ्ते पहले एक लड़की ने इसे प्रपोज किया था, जिसके बाद इसने उस लड़की को मना भी कर दिया। एक हफ्ते तक वो लड़की जो है कॉलेज में भी नहीं दिखी और अचानक से एक दिन बर्थडे के दिन जब उसका बर्थडे पार्टी थी तो स्कूल में भी उसने सब लोगों को ट्रीट दी, कुछ खाने पीने का दिया और इसके बाद से तो जैसे रोहित का बर्ताव ही बदल गया हो। सिर्फ सोता रहता है और कॉलेज जाता है तो वर्षा से ही बात करता है, घर आकर भी चिड़चिड़ा हो जाता है, पूरी तरह से बदल चुका है। अब जैसे तो रोहित पहले वाला रोहित रहा ही ना हो। उसे ना अपने करियर की चिंता है ना किसी और चीज की, उसे सिर्फ वर्षा से बात करनी होती है और बाकी समय सोता रहता है। अब जो ये गुरुजी होते हैं साहिल के, ये कहते हैं कि ये कुछ मैं धागा दे देता हूँ तुझे और कुछ मंत्र फूकते हैं उस धागे पे और कहते हैं कि ये रोहित के हाथ में पहना दे, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ काला जादू तंत्र मंत्र किया गया है जिसके चलते उसकी ये हालत ऐसी हो गई है। अब जब नेक्स्ट डे उन्हें कॉलेज जाना होता है तो रोहित के हाथ में वो उस धागे को बांध देता है। धागे को बांधते ही जैसे तो रोहित को काफी हल्का महसूस होता है। साथ ही जो बाबा जी होते हैं, गुरु जी उसके, वो कुछ प्रसाद भी देते हैं। धागा बांधने के बाद वो प्रसाद को भी खा लेता है और अब जैसे तो रोहित नॉर्मल बिहेव कर रहा हो।
साहिल उससे पूछता है कि यार बता तो, तू लगभग पिछले 5-6 दिन से इतना ज्यादा सो रहा है और सिर्फ जो तेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है वर्षा, उसी के चक्कर में है, जैसे घर वालों को और मुझे तो टाइम ही नहीं दे रहा हो। रोहित एकदम से ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड? कौन? तो उसका दोस्त जो होता है साहिल, वो बताता है, वर्षा यार, तू पूरा पूरा दिन तो उससे लगा रहता है, अपना फोन देख, पूरा दिन उससे बात करता है तू। जैसे ही रोहित अपना फोन चेक करता है तो वर्षा की ही कॉल डिटेल्स, उसके मैसेजेस वो पढ़कर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, और अक्सर मैं नींद में दब जाया करता था अभी पिछले कुछ समय से, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो उसका साहिल जो दोस्त होता है वो उससे कहता है कि मेरा शक ठीक था, जरूर वर्षा ने तेरे ऊपर कुछ किया है, और मैं बाबा जी से बात करके आया हूँ, जिसके बाद मैंने तुझे धागा बांधा है और प्रसाद खिलाया है, जिसके बाद तू नॉर्मल हुआ है। अब जो वर्षा होती है बात करने की कोशिश करती है जब रोहित से, तो रोहित जैसे उसकी बातों पर गौर ही ना कर रहा हो, वो पहले जैसा रोहित हो गया हो। अब ये देखकर जैसे तो वर्षा की आंखों में एक नमी सी आ गई हो और उसकी आंखें क्रोध से बिल्कुल लाल हो गई हों। अब वर्षा ये सोच रही थी कि इतनी मुश्किल से तो उसने इसे अपने जो जाल में फंसाया था, अब ये क्या हो गया आखिर के ये बाहर निकल चुका है उसके चंगुल से। उसका जो दोस्त होता है साहिल, वो उसे कहीं ना कहीं ये वार्निंग दे देता है कि आइंदा से ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, मैं इसके साथ हूँ। अब वर्षा पूरी तरह से समझ चुकी होती है कि ये सब साहिल नहीं किया है। अब रोहित से वर्षा की बातचीत जैसे तो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। रोहित अब उसे अटेंशन देना जैसे तो बिल्कुल बंद कर गया था। घर पर जो है रोहित के रिश्ते की बात चलती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। इस अरेंज मैरिज से रोहित भी बेहद ज्यादा खुश था, क्योंकि लड़की उसे पसंद आ गई थी और दोनों की आपस में बातचीत भी होने लगी थी। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है कि सब बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं उस समय, रोहित की मम्मी पापा, फैमिली में सब लोग, और साथ ही वहां पर साहिल भी होता है। एकदम से वर्षा घर आ जाती है रोहित के, और वर्षा को देखकर साहिल जो है चौंक जाता है। वर्षा घर में आती है और कहती है कि रोहित का हाथ पकड़कर, कैसे हो जीजा जी? अब ये जो साहिल होता है ये देखकर काफी हैरान होता है कि वर्षा आखिर इस तरीके से बात क्यों कर रही है। अब वर्षा खुद ही बता रही होती है कि जो तुम्हारी मंगेतर है कोमल, वो दरअसल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और कोमल और मैं पहले एक ही कॉलोनी में साथ रहते थे। साहिल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि ये यूं ही तो यहाँ पर घर पर नहीं आई, और जबकि उसने खुला चैलेंज कर रखा था उसे कि वो किसी और का नहीं होने देगी रोहित को। तो अब जो है साहिल थोड़ा डर सा जाता है। अब कोमल की और वर्षा की फोन पर भी बात होती है, और शादी में भी कोमल ने जो है इनवाइट किया है इसे, और कहा है कि तू शादी में लगभग काफी समय पहले आ जा, क्योंकि तू मेरी शॉपिंग में भी हेल्प कर देगी और मुझे इजी भी रहेगा कि कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होगी। तो वर्षा क्यों मना करेगी कोमल के पास जाने से? वर्षा तो खुद ये चाहती है कि वो किसी न किसी तरह से ये शादी तोड़वा दे, क्योंकि वो तो चाहती है कि रोहित सिर्फ उसका हो। अब खेल शुरू होता है, और पहले तो जब बातचीत हो रही होती है, जब उसे पता नहीं होता कि उसका रिश्ता किससे लगा था, ये कोइंसिडेंस होता है कि कोमल का रिश्ता जो है रोहित से लग जाता है। अब बाद में जब इसे पता चलता है, अब वर्षा जो है कोमल के घर पहुंच चुकी होती है और कहती है कि शादी में जो है समय कम रह गया है, अब तो फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं। अब शॉपिंग के बहाने जब ये लेकर जाती है कोमल को बाहर, तो आज ये पूरी तरह से मन बना चुकी होती है कि आज कोमल को किसी बस के आगे धक्का देकर वो कोमल की जान ले लेगी। लेकिन गनीमत ये रहती है कि जब वो कोमल को शॉपिंग के दौरान भड़का रही होती है कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ ऐसी बातें जानती हूँ जो मैं तुझसे बता भी नहीं सकती हूँ, तो कोमल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात खटकती है। कोमल उसकी बात पर गौर नहीं करती और वर्षा जैसे तो निराश ही हो जाती है। और वर्षा का जो लास्ट काम वो करने आई थी कि आज कोमल की जान लेनी है, उस पर फोकस करती है। पीछे से एक बस आ रही होती है, दोनों सहेलियां रोड पर जो है शॉपिंग करके चल रही होती हैं, तो धक्का देने की जैसे ही कोशिश करती है कोमल को वो बस के आगे, तो कोमल हट जाती है और बस से वर्षा की टक्कर हो जाती है। रोड पर ही उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर से खून बहता है और वर्षा नहीं बच पाती। घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और रोहित और साहिल का एक और दोस्त अब शादी में आया हुआ होता है, तो ये भी वर्षा को अच्छे से जानता है क्योंकि कॉलेज का ही दोस्त होता है। तो वो कहता है कि वर्षा उसे घर के गेट के मतलब खिड़की के बाहर खड़ी हुई दिखती है
और उसे जैसे तो इशारा करके अपनी ओर बुलाती है। अतुल जो है वर्षा से कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई है, इतनी घायल हो गई हो, चलो अस्पताल चलो फटाफट से। अब वर्षा कहती है कि मुझे अस्पताल की जरूरत नहीं है। वहां से साहिल की नजर बाहर अतुल पर पड़ती है तो जैसे वो किसी से बड़बड़ा रहा हो। जब बाहर की ओर जाता है साहिल और अतुल से कहता है कि किससे बात कर रहा है। अतुल कहता है कि मेरे सामने वर्षा खड़ी है और देखना यार इसे कितनी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अस्पताल नहीं जा रही है, इलाज नहीं करवा रही है। अब वहां कोमल का फोन रोहित के पास आता है और कोमल उसे बताती है कि आज जब वो शॉपिंग करने गई तो वर्षा के साथ शॉपिंग करने गई थी और शॉपिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद वर्षा नहीं रही। साहिल भी ये देखकर हैरान था कि सामने तो कोई नजर नहीं आ रहा तो अतुल बात किससे कर रहा है। वहीं अंदर जब फोन पर रोहित ये सब बातें सुनता है तो समझ जाता है कि बाहर क्या बात हो रही है, क्योंकि खिड़की से उसे भी उसके कान में भी आवाज आ ही रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अब आवाज लगाता है अंदर से ही रोहित साहिल को कि वर्षा तो मर चुकी है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ। अब साहिल अंदर आता है और अतुल को भी अंदर ले आता है। कमरे के अंदर तीनों दोस्त जैसे तो खिड़की भी बंद कर लेते हैं और अतुल को अब भी वो खिड़की से बाहर खड़ी हुई नजर आ रही है और जोर जोर से हंस रही है। Kenapa tak tidur lagi, ha? और कह रही है कि अब तो मैं नहीं होने दूंगी ये शादी, अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ। जब रोहित को और साहिल को ये पता चल जाता है कि वर्षा तो अब खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी आत्मा आज घर तक आ गई है और वो परेशान करने की कोशिश कर रही है सबको, तो अपनी फैमिली को ये पूरी जो है कहानी बताते हैं कि किस तरह से कॉलेज में जो है वर्षा ने रोहित को प्रपोज किया था और उसके बाद वर्षा ने उसे कुछ खिला भी दिया था लड्डू में, जिसके बाद वो उसके कुछ दिन तक वश में भी रहा और आज वर्षा इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। घर वाले भी एग्री करते हैं इन बच्चों की बातों से। साहिल के जानकार जो बाबा जी होते हैं उनसे बात करते हैं और बाबा जी का ये कहना होता है कि इनकी शादी इस हफ्ते के अंदर ही करा दो, वरना ये जो बुरी आत्मा है ये और भी ज्यादा पावरफुल होगी। मैं अभी उसे बांध देता हूँ, मतलब उस घर को जो शादी का घर होता है उसे बांध देता हूँ और एक माता जी का जो है कीर्तन भी रखवा लो शादी से एक दिन पहले। भली बात ये शादी निपट जाए, उसके बाद ये जो आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। अब वर्षा की आत्मा कहीं ना कहीं ये दोनों बातें सुन ही रही होती है कि शादी की अब इतनी ज्यादा जल्दी मचाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब कोमल पर हावी हो जाती है। कोमल अचानक से अपना सर दीवार में पटक पटक कर मारने लगती है, उसके सर से बेहद ज्यादा खून निकलने लगता है और खुद ही कहने लगती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, रोहित सिर्फ मेरा है। जब उसे बालाजी के मंदिर में लेकर जाया जाता है, उसका माथा टिकवाया जाता है, उसे भी एक धागा बंधवाया जाता है, तो किसी तरह से नॉर्मल होती है कोमल भी। और अब अगले ही दिन कीर्तन होता है। कीर्तन शुरू होने वाला होता है तो पहले दिन अतुल को दोबारा से नजर आती है वर्षा और कहती है कि आज मैं ये कीर्तन नहीं होने दूंगी। अब हवा में उछालने लगती है वो अतुल को। उसकी आत्मा बेहद ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है और वो किसी पर भी हावी होने लगती है। साहिल होता है वो अतुल को कहता है कि जब तक ये शादी ना निपट जाए तो इस कमरे में ही रहेगा, और अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालता है और उसके गले में पहना देता है और कहता है कि अभी वर्षा की बुरी आत्मा तुझे नहीं दिखेगी और तू आराम कर। उसे एक कमरे में ही छोड़ देता है वो और कहता है कि जब तक शादी ना निपट जाए बाहर मत निकलना। जहाँ एक तरफ कोमल के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, वहीं रोहित के घर वालों ने भी शादी की जैसे तो पूरी तैयारी कर ही ली होती है। पंडित जी जैसे ही आवाज लगाते हैं कि दूल्हे को लेकर आओ, तो जैसे तो रोहित पूरे घर में नजर नहीं आता। पूरे घर में रोहित को ढूंढने लगते हैं कि वहीं साहिल सोचता है कि घर में तो मतलब बाबा जी ने जो है घर तो बांध रखा है, घर के अंदर तो वो आ नहीं सकती, तो भला अब रोहित कहाँ जाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में आती है कि कहीं उसने उसे छत पर तो नहीं बुलाया है, भागा भागा जाता है साहिल छत के ऊपर और देखता है कि रोहित अब जो छत की लास्ट बाउंड्री होती है उस पर खड़ा होता है, कूदने के लिए तैयार ही होता है। ये जैसे ही वो फटाफट से उसका हाथ अपनी ओर खींचता है और छत से जो है अंदर की ओर गिरा लेता है उसे अपनी ओर। उसे गिराते गिराते साहिल भी गिर जाता है। वो वर्षा की जो आत्मा होती है वो घर के बाहर ही जैसे हवा में उड़ रही है और कह रही है कि ये शादी वो नहीं होने देगी, चाहे ये लाख कोशिश करें लेकिन ये शादी आज नहीं होगी। साहिल जो होता है वो पंडित जी को, जो उसके गुरुजी होते हैं, उन्हें फोन करता है और कहता है कि गुरुजी यहाँ पर आ जाइए, ये जो लड़की है जो प्रेत है
इसने इस तरह से किया है, काफी हादसा होने से बचा है घर में। उसके जो गुरुजी हैं वो आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अभी शादी करवाओ, मैं यहीं पर हूँ और मैं इस आत्मा को जो है बांध कर रखूंगा। कोमल के घर पे फोन किया जाता है। सब फैमिली वाले अब इस बात को समझ चुके होते हैं कि वर्षा की आत्मा इन दोनों को एक नहीं होने देगी। कोमल की फैमिली वाले भी जो है एग्री कर लेते हैं और कोमल को तैयार करके जो रोहित के घर लेकर आया जाता है। वहीं पर मंडप तैयार करवाया जाता है। यहाँ इनके फेरे होने लगते हैं और यहाँ जो गुरुजी हैं वो वर्षा की आत्मा को बांधे हुए हैं। जैसे ही फेरे निपटते हैं, चीख चीख कर रोने लग जाती है जो है वर्षा की आत्मा और कहती है कि अब मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं बचा, और जैसे तो हवा में गायब सी हो जाती है। ये कहानी हमसे रोहित के दोस्त साहिल ने साझा की, जिसने इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को खुद अपनी आंखों से अपने सामने देखा है। इन दोनों की शादी के बाद ही रोहित की फैमिली और रोहित भी साहिल का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और गले से लगा लेता है रोहित साहिल को। कहता है कि यार तूने इतनी ज्यादा बड़ी सिचुएशन से जो आज मुझे निकाला है, तो मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा जिगरी यार, मेरा भाई है। क्या आपकी लाइफ में भी है कोई ऐसा पर्सन जो आपको किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए खुद के बारे में भी ना सोचे, कि आपका कोई दोस्त, आपका भाई या फिर कोई भी जो आपको बेहद ज्यादा प्यारा हो? अगर है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज लेकर आती रहती हूँ, तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई गई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही वीडियो अगर पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसका नाम और कमेंट वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई पौराणिक कथा जो लोगों के दिल को छू जाए, तो आप मुझसे उसे शेयर कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के जरिए भी अपनी स्टोरी को भेज सकते हैं। मैं तमन्ना इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद धन्यवाद। नमस्कार।